तो हेलो नमस्कार साथियों, स्व एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के इस क्लास के माध्यम से हम बात करने वाले हैं प्लांट हार्मोन्स, और प्लांट हार्मोन्स के अंतर्गत हम यहां पर बात करेंगे ऑक्सिन की। क्या होते हैं प्लांट हार्मोन्स, क्या इनका रोल रहता है प्लांट में, अपने आने वाली वीडियोस के माध्यम से हम इसके बारे में जो है बात करने वाले हैं। आज की जो पर्टिकुलर क्लास हमारी होने वाली है, इसमें हम सिर्फ एक स्पेसिफिक हार्मोन ऑक्सिन के बारे में बात करेंगे, और ऐसे ही हर एक क्लास के माध्यम से हम यहाँ पर डिफरेंट हार्मोन से रिलेटेड एक एक क्लास लेकर के आपके सामने आएंगे और उससे संबंधित हम बात करेंगे। एग्जाम फोकस तरीके से हम यहाँ पर समझने वाले हैं बेसिक और एडवांस लेवल तक कि क्या जो है ऑक्सिन है, और ऑक्सिन किस तरह से इसकी सिंथेसिस होती है, कैसे ये बनता है, इसकी हिस्ट्री जो है किस तरह की रही है, कहाँ से जो है ऑक्सिन की शुरुआत हुई थी, कौन कौन से साइंटिस्ट जो है इसकी डिस्कवरी और एक्सपेरिमेंट्स में यहाँ पर इन्वॉल्व रहे, ऑक्सिन किस किस टाइप के जो है होते हैं, क्या इनका रोल जो है प्लांट में होता है। ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर आसान शब्दों में समझने वाले हैं। आज की क्लास में स्पेसिफिकली ऑक्सिन से संबंधित बात करेंगे, और आने वाली क्लासेस में हम हर एक हार्मोन से रिलेटेड यहाँ पर बात करेंगे। तो जितने लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट जो है आप तक पहुंच जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में कि ये प्लांट हार्मोन्स जो ऑक्सिन है ये होते क्या हैं। सबसे पहले जनरल तरीके से हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि ये प्लांट हार्मोन होते क्या है। तो क्या आपने ध्यान देना है, प्लांट हार्मोन्स की जब भी हम बात करते हैं तो इन्हें फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स जो है इन्हें कहा जाता है। फाइटो हार्मोन्स जो है कहा जाता है। अभी जो फाइटो हार्मोन है, ये जो नाम इसको दिया गया था ये थाइमन के द्वारा दिया गया था, इस चीज पे भी ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण रहता है। थाइमन के द्वारा जो है ये नामकरण यहाँ पर किया गया था 1948 में। बाकी अगर डिस्कवरी की हम बात करें तो डिस्कवरी काफी पहले से इसकी शुरू हो गई थी प्लांट हार्मोन्स की। प्लांट हार्मोन एक ऐसे कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट में सिंथेसाइज किए जाते हैं, प्लांट के द्वारा सिंथेसाइज वो होते हैं, और कहीं ना कहीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में एक योगदान देते हैं। यानी कि ऐसे केमिकल या ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल हम उन्हें कह सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हम उन्हें कह सकते हैं, जो प्लांट अपने आप सिंथेसाइज करता है और अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में जो उसको यूटिलाइज करता है अलग अलग स्टेजेस में। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्लांट हार्मोन है। तो यही थाइमन के द्वारा कहा गया था जब इन्होंने प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन यहाँ पर कहा था। अब अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो काफी पहले से ही 1880 से ही चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन के द्वारा इसकी डिस्कवरी जो है शुरू कर दी गई थी। इसको जो है एक तरह से खोजा गया था। स्पेसिफिकली उनको ये पता नहीं चला था कि ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कहीं ना कहीं प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट कर रहे हैं, इसका पता जो है बाद में चला था। बट स्टार्टिंग में ही ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो है यहाँ पर शुरू हो गए थे, जहां से धीरे धीरे ये पता चलने लगा कि कोई प्लांट हार्मोन जैसी भी चीजें होती हैं जो पौधे के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करती हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी की हम यहाँ पर पहले बात करेंगे, बाकी हम हर एक हार्मोन के साथ उसकी डिस्कवरी और उसकी हिस्ट्री और उसके यूजेस के बारे में बात करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो देखिए मेजरली दो कैटेगरीज में यहाँ पर बांटा गया है फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स को। एक कैटेगरी होती है जिसे हम प्रोमोटर के नाम से जानते हैं, प्रोमोटर यानी कि जो ग्रोथ को बढ़ावा देगा। दूसरी कैटेगरी होती है जिसे हम इनहिबिटर के नाम से जानते हैं, इनहिबिटर यानी कि जो ग्रोथ को रोकने का काम करेगा। तो ये दो मेजर कैटेगरी यहाँ पर रहती है प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन की। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन कौन से हार्मोन जो है इनके अंतर्गत रखे गए हैं, तो प्लांट हार्मोन में जो हम ऑक्सिन की बात करते हैं, जिसके बारे में हम आज की क्लास में यहाँ पर समझेंगे, ये जो ऑक्सिन है ये प्रोमोटर की कैटेगरी में आता है, यानी कि ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो जिब्रेलिन, जिब्रेलिन भी एक तरह का ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। इसके अलावा भी अगर यहाँ पर देखा जाए साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन भी कैसा है, एक ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। इसके अलावा इनहिबिटर यानी कि जो ग्रोथ को रोकने का काम करेंगे, पौधे को सेनिसेंस की ओर ले जाने का काम करेंगे, ऐसे हार्मोन कौन कौन से हैं, तो एक हार्मोन जो वैसे तो एक गैस है बट इसको हार्मोन की कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है क्योंकि इसके हार्मोनल एक्टिविटी है, इथाइलिन हो गया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो एबीए यानी कि एब्सिसिक एसिड हो गया। ये दोनों किसकी कैटेगरी में रखे गए हैं, इनहिबिटर की कैटेगरी में रखे गए हैं। इसके अलावा हम एक और शब्द भी सुनते हैं, वो है रिटार्डेंट, ग्रोथ रिटार्डेंट।
अब देखिए 3 कैटेगरी इस तरह से हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, बट मेजरली जो प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन की कैटेगरी है वो 2 है, ध्यान देना है। प्रमोटर टाइप होते हैं और कुछ इनहिबिटर टाइप होते हैं। 3 प्रमोटिंग टाइप है जो ग्रोथ को बढ़ावा देने का काम करते हैं, और कुछ इनहिबिटिंग टाइप है जो ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं, सप्रेस करने का काम करते हैं। कुछ ऐसे भी जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या केमिकल सब्सटेंसेस अभी के टाइम पे सिंथेसाइज यहाँ पर किए जा रहे हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो पौधा अपने आप सिंथेसाइज करता है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जो यहाँ पर आर्टिफिशियली सिंथेटिकली सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, और वो क्या करते हैं, स्पेसिफिकली जो है जिब्रेलिन को सप्रेस करने का काम करते हैं। स्पेसिफिकली जिब्रेलिन जो एक ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है, इसको सप्रेस करने का काम करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रिटार्डेंट कहते हैं। क्या कहलाएंगे वो, ग्रोथ रिटार्डेंट। जैसे कि साइकोसेल, क्लोरमिक्वाड जिसे हम कहते हैं, ट्रिपल सी के नाम से जाना जाता है, मेलिक हाइड्रेजाइड हो गया। तो ऐसे जो ये कंपाउंड है, ये भी एक तरह से ग्रोथ को कुछ समय के लिए सप्रेस करने का काम करते हैं, तो इन्हें हम रिटार्डेंट कहेंगे। और स्पेसिफिकली ये जिब्रेलिन को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 कैटेगरी, बट मेजर कैटेगरीज कौन कौन सी है, 2 कैटेगरी से ध्यान रखना है। तो ये था बेसिक हमारे पास यहाँ पर प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन्स के बारे में। और बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर किए गए कि प्लांट हार्मोन्स जैसी भी कोई चीज जो है यहाँ पर पाई जा रही है, उसका पता काफी बाद में यहाँ पर चला। चलिए कंप्लीटली यहाँ पर एक एक हार्मोन के बारे में जानते हैं। पहले बात करेंगे ऑक्सिन के बारे में, ऑक्सिन क्या है, और अगली वीडियोस के माध्यम से हम यहाँ पर जो है डिफरेंट अदर ये जो हार्मोन हमने यहाँ पर देखे, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए ऑक्सिन की इंट्रोडक्शन की अगर हम यहाँ पर देखें, तो ऑक्सिन क्या है। ऑक्सिन एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, यानी कि एक फाइटो हार्मोन है, जिसका मेजर जो काम है वो सेल एलोंगेशन है, यानी कि कोशिका की वृद्धि को बढ़ाना, कोशिका की वृद्धि करना, सेल के साइज में इंक्रीज करना। अब जैसे जैसे कोशिका में वृद्धि होगी, यहाँ पर सेल का साइज इंक्रीज होगा, तो वैसे वैसे जो है वहां पर पौधे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रमोट होगी, पौधे में वृद्धि भी बढ़ेगी और विकासात्मक स्तर तक जो है पौधा इजीली पहुंच पाएगा। अब बनता कहाँ पर है, अगर हम ये बात करें तो पौधे में अलग अलग अवस्थाओं में ही अलग अलग स्टेजेस पे हमें ये इसकी फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। जैसे बीज की भी हम बात करें, तो जब बीज अवस्था में जो है पौधा रहता है, यानी कि जब वो बीज के अंदर है, जब एक बीज है तो बीज में भी ये फॉर्म होता है, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म जैसे रीजन में ये तैयार होता है। लेटर जैसे जैसे जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती जाती है, वैसे वैसे जो है ये आपका अलग अलग पार्ट में जाता जाता है। बीज था, बीज से जो है रूट और शूट सिस्टम निकला, तो इसने जो है रूट और शूट सिस्टम की ओर बढ़ना यहाँ पर शुरू किया। मेजरली आपका कॉलियोप्टाइलर रीजन में जो है ये पाया जाता है। कॉलियोप्टाइलर रीजन में ये इनिशियल स्टेजेस में जर्मिनेशन के टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि कंसंट्रेशन कहाँ पर ज्यादा है, कॉलियोप्टाइलर रीजन के अंतर्गत जो है। यानी कि एक तरह से जैसे ही जो नई जर्मिनेशन या अंकुर निकलता है, उस अंकुर में जो है ये प्राथमिक तौर पे पाया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो पौधे में ये शूट अपेक्स और रूट अपेक्स में पाया जाता है। जब पौधा, बड़ा पौधा हमारे पास हो, क्रॉप हमारे पास हो, फसल का पौधा हमारे पास हो, तो उसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि जो रूट और शूट अपेक्स है, दोनों में जो है ये पाया जाएगा। ठीक है, रूट और शूट अपेक्स के मतलब को अगर हम यहाँ पर समझें, तो ये जो है जड़ वाला पोर्शन है, ये प्लांट का जो है टिप वाला पोर्शन है। ठीक है, ये टिप वाला पोर्शन है। अब ये जो है यहाँ पर टिप में ये ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब ये इस ब्रांच के भी टिप में पाया जाएगा। ठीक है, टिप में पाया जाएगा, यानी कि एपिकल पोर्शन जिसे हम कहते हैं। और ये जो मेन पोर्शन है, मेन जो ट्रंक जा रहा है, मेन जो स्टेम जा रहा है, इसकी भी टिप वाले पोर्शन में ये पाया जाएगा। यानी कि हम जानते हैं जो टिप वाला पोर्शन है, वहां पर एक टिश्यू पाया जाता है जिसे हम मेरिस्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं ये एपिकल पोर्शन में पाए जाते हैं। अब चाहे हम यहाँ पर प्लांट के टिप की बात करें या फिर रूट के टिप की ही बात क्यों ना करें, ये हर एक जगह पे जो है सिंथेसाइज होता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सिन जो है रूट और शूट दोनों की टिप्स में जो है ये बनता है, क्योंकि रूट और शूट दोनों जगह पे क्या पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। यानी कि मेरिस्टेमेटिक जोन ये कहलाता है, जहां पर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग जो टिश्यूज हैं, जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, वो पाए जाते हैं। और उन्हीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा जो है ये ऑक्सिन सिंथेसाइज होता है। इसके बाद इसकी जो मूवमेंट होती है, मेजरली जो है ये टिप की ओर से पौधे के दूसरे हिस्सों में ट्रेवल करना शुरू करता है। जैसे यहाँ पर चोटी में ये तैयार हुआ, अब यहाँ से जो है ये बाकी हिस्सों में इस तरह से पूरे के पूरे पौधे में जहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होनी है, वहां के लिए क्या करता है, ये ट्रेवल करता है। सिमिलरली रूट में भी ऐसा ही मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, अपेक्स से देखा जाए तो जोन ऑफ एलोंगेशन, यानी कि जहां पर वृद्धि होनी है, जहां पर जो है सेल एलोंगेशन होनी है, उस भाग के लिए जाएगा। यानी कि जहां पर सिंथेसाइज हुआ ये टिप में, चोटी में ये बना पौधे की, और उससे जो है बाकी के हिस्सों में ये एक तरह से स्थानांतरित हुआ, जहां पर जो है इसकी जरूरत है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए।
जो वर्ड ऑक्सिन है, ठीक है, अगर ऑक्सिन शब्द की हम बात करें तो ये जो है ऑक्सीन से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, ग्रो, टू ग्रो, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो इसका मतलब वृद्धि से संबंधित है, ये रिलेटेड टू ग्रोथ है। तो ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है ऑक्सीन, उसी से जो है यहाँ पर ऑक्सिन नाम रखा गया इस हार्मोन का, क्योंकि ये जो है ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए जो है पौधे में काम करता है। अगर टर्म की बात की जाए तो ये ऑक्सिन टर्म दी किसने, तो कॉगल एंड हैगन स्मिथ के द्वारा 1931 में जो है ये टर्म यहाँ पर दी गई थी, ऑक्सिन नाम जो है यहाँ पर रखा गया था। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, FW वेंट ने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया था ओट्स में। ओट्स यानी कि जई में, जिसे हम एवेना सेटिवा के नाम से जानते हैं, तो ओट्स में जो है एक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। अब ओट्स में जो एक्सपेरिमेंट किया उससे इन्होंने पता लगाया कि जो ऑक्सिन है वो कोई ना कोई एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है पौधे में, कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है भी, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, काफी बार इससे यूज करूंगा तो आप इससे समझना ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात हो रही है, ठीक है। एक ऐसा सब्सटेंस यहाँ पर है कि जो ग्रोथ को प्रमोट करने का काम कर रहा है, जो सेल को एक तरह से एलोंगेट करने का काम कर रहा है, कोशिका की वृद्धि में जो है अपना योगदान दे रहा है। तो इसका पता इन्होंने कैसे लगाया, इन्होंने एक टेस्ट परफॉर्म किया, जिस टेस्ट को फेमसली आज के समय पे एवेना कर्वेचर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। एवेना कर्वेचर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अब क्या है ये एवेना कर्वेचर टेस्ट, देखिए यहाँ पर क्या है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया ओट्स पे। ओट्स में देखा जाए तो जो कॉलियोप्टाइलर पोर्शन, इनकी टिप वाला पोर्शन इन्होंने यहाँ पर लिया। अब देखिए क्या लिया इन्होंने, टिप वाला पोर्शन। जैसे ये ओट का प्लांट है भाई, ठीक है, ओट के प्लांट की ये टिप है, तो इस टिप को क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ से कट कर दिया। ओके, इस टिप को इन्होंने कट किया, और इसी टिप को जो है एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने अलग अलग प्लांट से ये टिप निकाली। ऐसा नहीं कि एक प्लांट से एक टिप निकाली, नहीं, जब एक्सपेरिमेंट होता है तो रेप्लिका में होता है, वो बहुत सारे उसके जो है रेप्लिकेट्स लगाए जाते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने इस तरह से टिप को एक अगार के स्लैब के ऊपर रखा, ठीक है, जो अगार मीडिया होता है उसका एक स्लैब बनाया, उस स्लैब के ऊपर जो है रखा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पोर्शन था जिससे उन्होंने टिप को निकाला, तो इन्होंने बाहर की टिप को यहाँ पर निकाला था, ठीक है, बाहर की टिप को निकाला था, और बाकी इंटरनल पोर्शन जब ये टिप को रिमूव किया तो इस तरह से हमें इसका इंटरनल पोर्शन देखने को मिलेगा। ये जो बीच वाला पोर्शन है ये इसमें छोड़ दिया गया, बाहर से ये जो टिप वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन इससे निकाल दिया गया, इस तरह से ये पोर्शन था, ठीक है, ऐसे ये पोर्शन था, इसको कट करके यहाँ पर रख दिया गया, बाकी ये बीच वाला पोर्शन जो है यहाँ पर रहने दिया गया, ठीक है, यानी कि टिप वाला पोर्शन हटाया गया, ये पोर्शन जो है यहाँ पर रखा गया। अब इसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया यहाँ पर, इसके बाद जैसे कि हम जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा कि ये जो है अपने जिस पोर्शन पे ये तैयार होता है, यहाँ पर ये तैयार हुआ रूट या शूट एपेक्स में, इसके बाद ये मूव करता है दूसरे हिस्सों के लिए, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट इसकी होती है, मेजरली डाउनवर्ड मूवमेंट इसकी होती है। पौधा ऊपर की ओर ग्रो होगा, टिप उसकी ऊपर की ओर रहेगी, तो वहां से जो है नीचे की ओर ये क्या करता है, एक तरह से ट्रांसलोकेट करता है। तो वही यहाँ पर देखा गया कि इस टिप में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है भाई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ऑक्सिन बना हुआ है, वही ऑक्सिन बना हुआ टिप जो है यहाँ पर एक अगार स्लैब के ऊपर रखी। अब इससे क्या हुआ, जो मूवमेंट हुई वो सारा का सारा ऑक्सिन कहाँ पर आ गया, वो इस स्लैब में आ गया, ठीक है, ये जो अगार का स्लैब यहाँ पर रखा गया, ठीक है, अगार का स्लैब रखा गया, इसमें सारा का सारा जो है ऑक्सिन इकट्ठा हो गया। अब ऑक्सिन इसमें आकर के इकट्ठा हो गया, फिर इसी में से एक पोर्शन को कट किया गया, इसी में से एक ऐसा स्लैब का पोर्शन कट कर दिया गया और उसको यहां पर रखा गया, इस जगह पर जो है उसको रखा गया, यानी कि अनइवनली उसको रखा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऊपर रख दिया गया, नहीं, साइड में इस तरह से जो है उसको यहां पर रखा गया, ठीक है। अब साइड में उसको रखा, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, धीरे धीरे ये बड जो है ग्रो होने लगा, ये वाला जो पोर्शन है ये भी ग्रो होने लगा, बट ये वाला जो हमें हिस्सा देखने को मिला, जिस साइड इसको रखा गया, अब इस साइड नहीं रखा गया, इसको इस साइड रखा गया, तो जब इस साइड इसको यहाँ पर रखा गया तो इसकी जो हमने देखा कि इसकी जो मूवमेंट होती है वो डाउनवर्ड होती है, तो यहाँ वाली जो कोशिकाएं हैं उनमें जो है इसका एक तरह से ट्रांसलोकेशन हुआ, उस साइड के प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया क्योंकि हमने अनइवन तरीके से इसको यहाँ के लिए रखा था। तो यहाँ पे इसका देखा जाए तो एक तरह से रिसाव होना शुरू हुआ, जिसके कारण यहाँ की ग्रोथ काफी ज्यादा होगी, और ग्रोथ होने की वजह से यहाँ की सेल की ग्रोथ वैसी ही रही, धीरे धीरे होती रही। यहाँ पर ऑक्सिन चला गया तो ऑक्सिन ने जो है सेल की ग्रोथ को बढ़ावा दे दिया, तो इस कारण से जो है यहाँ पर ये कैसा हो गया, ऐसे जो है ये बेंड हो गया,
ठीक है, एक साइड से बेंड हो गया। अब यहाँ पर तो ग्रोथ वही थी, बाकी इधर से अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, यहाँ पर बेंड हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई थी इस हिस्से में, तो इसलिए ग्रोथ यहाँ पर बढ़ गई। जैसे ही बढ़ी तो इसने एक टर्न ले लिया, एक बेंड जो है इस तरह से इसने यहाँ पर ले लिया, तो यही क्या हुआ, कर्वेचर ले लिया यहाँ पर। तो इसी हम क्या कहते हैं, एवेना कर्वेचर टेस्ट। तो इससे क्या पता चला कि ये जो टिप यहाँ पर निकाली गई थी, इस टिप में कोई ऐसा सब्सटेंस था जिसको जब यहाँ पर रखा गया, वो सब्सटेंस ने यहाँ पर सेल की ग्रोथ को क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर धीरे धीरे करके इसके क्या होने लगे, एक तरह से इसके बारे में पता चलने लगा। तो यहाँ पर मेजरली 1928 तक जो है कंप्लीटली एफडब्ल्यू वेंट ने इसको क्या कर लिया, आइसोलेट इस तरह से कर लिया कि प्लांट में एक ऐसा ये सब्सटेंस बना हुआ था जो सेल एलोंगेशन में यहाँ पर मदद कर रहा है। तो इसे हम एवेना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये। एफडब्ल्यू वेंट के द्वारा 1928 में जो है ये परफॉर्म किया गया था ऑक्सीजन का पता लगाने के लिए। ठीक है, और इसके बाद ऑक्सीजन का पता यहाँ पर लगाया गया था। विदाउट ऑक्सीजन प्लांट ग्रोथ डज नॉट अकर, ये सीधा सा पॉइंट जो है यहाँ पर मेंशन किया गया, यानी कि वेंट ने ये कंक्लूजन दिया, फाइनली जो है उन्होंने ये बताया कि बिना ऑक्सीजन के प्लांट में ग्रोथ और डेवलपमेंट होना जो है पॉसिबल नहीं है। प्लांट में ऑक्सीजन होगा तभी जो है प्लांट क्या करेगा, ग्रो करेगा। ऑक्सीजन अबंडेंट अमाउंट में कहां कहां पाया जाता है, तो ये कोलिप्टाइल टिप में देखने को मिला कि ये ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा। शूट के बड्स में देखने को मिला, जो शूट की कलियां होती है उसमें देखने को मिला। रूट की जो टिप्स होती है उसमें ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। जो नई आ रही पत्तियां होती हैं उनमें ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं एपिकल पोर्शन में, उनमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है। अब यहां पर बात करते हैं हम, देखिए नेचुरल ऑक्सीजन की, दो तरह के ऑक्सीजन होते हैं। एक हम आज के समय पे देखते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन, और कुछ नेचुरली जो पौधे में बनते हैं, तो वो कौन सा है, इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, ये एकमात्र नेचुरली पाए जाने वाला ऑक्सीजन है। ठीक है, ये प्राकृतिक तौर पे पाए जाने वाला ऑक्सीजन की जब भी हम बात करते हैं तो वो है इंडोल एसिटिक एसिड, ध्यान रखना है। प्रिकर्सर कौन है इसका, किससे जो है ये बनता है, जो प्राइमेटिव इसका प्रिकर्सर रहेगा वो है ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ट्रिप्टोफैन जो है यहाँ पर अलग अलग बायोसिंथेसिस प्रोसेसेस से गुजरता है, और फाइनली जो है उससे क्या सिंथेसाइज होता है, IAA इंडोल एसिटिक एसिड जो है यहाँ पर सिंथेसाइज होता है। तो प्राइमरी प्रिकर्सर कौन है यहाँ पर, ट्रिप्टोफैन है। इसके बाद बायोसिंथेसिस जो होती है ट्रिप्टोफैन से, कि ट्रिप्टोफैन से ही आपका ऑक्सीजन तैयार होता है, ये किसने बताया था, ये थाइमन के द्वारा 1935 में बताया गया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट ये सारे के सारे रहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर एक कंप्लीट लिस्ट देखिए मेंशन की गई है। IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड जो रूट इनिशिएशन में काम करता है, हमने पढ़ा भी है इसके बारे में, काफी बार हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो कटिंग ऑफ रूटिंग ऑफ कटिंग होता है। ठीक है, यानी कि जो कटिंग्स हमने ली है, कभी पौधे की कटिंग लेते हैं, किसी प्लांट की कटिंग लेते हैं, उसको हम सॉइल में लगा देते हैं, और कुछ समय बाद उसमें जो रूटिंग आती है वो किसकी वजह से आती है, वो इसी IBA की वजह से यहाँ पर आती है। ठीक है, किसकी वजह से, नेचुरली तो वो नेचुरल ऑक्सीजन की वजह से आती है, बट ये जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है, अगर इसमें हम उस कटिंग को डिप कर देते हैं तो ये रूटिंग को और ज्यादा प्रमोट कर देता है। ठीक है, नेप्थलिक एसिटिक एसिड NaA हो गया, इसकी भी अगर देखा जाए तो रूटिंग और फ्रूट थिनिंग में इसका यूज किया जाता है। मीना यानी कि मिथाइल एस्टर ऑफ NaA ग्रोथ रेगुलेटर के तौर पे ये भी काम में लाया जाता है। इसके अलावा देखिए 2,4-D 2,4,5-T MCPA, ये कुछ हर्बिसाइड यानी कि खरपतवार नाशी के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल में लाए जाने वाले ऑक्सीजन है। क्या है ये, दरअसल ये ऑक्सीजन है, बट फिर भी जो है क्या करते हैं ये, अगर इनको हाइयर कंसेंट्रेशन में इस्तेमाल में लाया जाता है तो ये ग्रोथ को रिटार्ड करने का काम करते हैं। ठीक है, इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो ये ध्यान देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए TIBA एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन का ही डेरिवेटिव कंपाउंड है, बट ये एंटी ऑक्सीजन काम करता है। यानी कि अगर इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई तो जो ऑक्सीजन है जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है IAA है, उसको ये सप्रेस कर देगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंटी ऑक्सीजन कहते हैं, और ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को भी जो है रोक देता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें देखिए ऑक्सीजन की फॉर्म के बारे में, तो दो तरह के तरीकों से ऑक्सीजन जो है पौधे में पाया जाता है। एक होता है फ्री ऑक्सीजन और एक होता है बाउंड ऑक्सीजन। ठीक है, दो तरह के ऑक्सीजन है, फ्री एंड बाउंड ऑक्सीजन। फ्री ऑक्सीजन जो रहता है, फ्री ऑक्सीजन यानी कि इसको इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ये इजीली जो है इसकी मूवमेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से अदर पोर्शन के लिए होती है, यानी कि खास इसमें कोई इनहिबिटरी कंपोनेंट हमें देखने को नहीं मिलता। तो ऐसा ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन यहाँ पर कहलाता है। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें बाउंड ऑक्सीजन क्या होता है, होता तो ये भी ऑक्सीजन ही है, बट अगर हम यहाँ पर देखें
अगर ऑक्सिन जो है किसी दूसरे कंपाउंड के साथ जुड़ गया है, एक कॉम्प्लेक्स उसने तैयार कर दिया, जैसे ऑक्सिन ग्लूकोज के साथ जुड़ गया, ऑक्सिन अरेबिनोज के साथ जुड़ गया, प्रोटीन के साथ जुड़ गया, एमिनो एसिड या एनाइसिटॉल किसी भी अदर कंपाउंड के साथ, शुगर कंपाउंड के साथ अगर ये जुड़ गया, एमिनो एसिड के साथ अगर ये जुड़ गया, तो तब जाकर के एक ये कॉम्प्लेक्स बना देगा और ये फिक्स हो जाएगा। यानी कि जिस लोकेशन पे सिंथेसाइज हुआ वहां से ये मूव नहीं कर पाएगा और ग्रोथ में रोल प्ले नहीं कर पाएगा। ऐसे ऑक्सिन को हम क्या कहते हैं? बाउंड ऑक्सिन कहते हैं। यानी अगर ऑक्सिन अकेला है, जैसे IAA है, तो IAA एक तरह का फ्री ऑक्सिन है, इसको इजीली एक्सट्रैक्ट भी किया जा सकता है और ये इजीली मूव भी करता है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर बात करें, IAA ही अगर जो है यहाँ पर पर्टिकुलरली ग्लूकोज के साथ बाउंड हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? ये जो है आपका बाउंड ऑक्सिन कहलाएगा। ठीक है, ध्यान देना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये रहता है। और फिर इसको आइसोलेट करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस, जैसे हाइड्रोलाइसिस, ऑटोलाइसिस या एंजाइमोलाइसिस, यानी कि या तो एंजाइम की मदद से या हाइड्रोलाइसिस या अदर प्रोसेस के थ्रू जो है इसको आइसोलेट फिर किया जाता है, अलग किया जाता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या है ऑक्सिन के? ध्यान देना है यहाँ पर आपने, सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन करना इसका मेजर काम यहाँ पर रहता है। सेकेंडरी ग्रोथ को प्रमोट करना जो है इसका मेजर काम यहाँ पर रहता है। जाइलम और फ्लोइम की डिफरेंशिएशन को प्रमोट करना, यानी कि जाइलम और फ्लोइम जो टिश्यू पौधे में पाए जाते हैं, जिसे वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं, वाहिकाएं जो कहलाती है, जो भोजन और जल को जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, उनकी भी वृद्धि, पौधे की वृद्धि के साथ साथ जो होती है वो ऑक्सिन की वजह से होती है। दूसरा यहाँ पर एपिकल डोमिनेंस ये कॉज करता है। हम जानते हैं एपिकल डोमिनेंस क्या है, कि जो अपेक्स वाला पोर्शन होता है किसी भी पौधे का, उसमें ऑक्सिन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वो आसपास की जो भी ब्रांचिंग होगी उसको सप्रेस करता है। तो यही क्या कहलाता है? ऑक्सिन का एपिकल डोमिनेंस वाला नेचर जो है ये कहलाता है कि एपिकल बर्ड हमेशा सप्रेस करता है लेटरल बर्ड्स को। बट इसको हटाया जा सकता है कैसे? अगर लेटरल बर्ड को, एपिकल बर्ड को हम रिमूव कर दें, जैसे अलग अलग जो क्रॉप्स है उन इन प्रोसेसेस को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। चने में की जाती है निकिंग के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो पिंचिंग के नाम से फ्लावरिंग क्रॉप्स में की जाती है, तो उसे पिंचिंग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो बर्ड रिमूवल प्रैक्टिसेस है, अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू इन बर्ड्स को हटाया जाता है। जो एपिकल बर्ड होता है, यानी कि जो पोर्शन बिल्कुल टिप वाले पोर्शन पे, जिससे जो ब्रांचिंग है वो यहाँ पर क्या हो जाती है? एनहांस हो जाती है, ब्रांचिंग जो है प्रमोट होती है। क्योंकि फ्रूटिंग हमें कहाँ से मिलेगी? ब्रांचिंग से मिलेगी। तो टिप वाले पोर्शन को रिमूव किया जाता है इनिशियल स्टेजेस में, जिससे ब्रांचिंग जो है प्रमोट होती है। तो एपिकल डोमिनेंस कौन कॉज करता है? यहाँ पर ऑक्सिन कॉज करता है। और दूसरे तरीके रहते हैं कि अगर हम जो है यहाँ पर देखिए एपिकल डोमिनेंस है, हमने बर्ड को भी रिमूव नहीं किया, बट हम अगर साइटोकाइनिन जो एक और हार्मोन हमारे पास है, ग्रोथ प्रमोटर, अगर उसका छिड़काव हम पौधे पे करते हैं तो वो भी एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक कर देता है। तो ये बात भी ध्यान देना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एपिकल बर्ड को रिमूव करने से लेटरल बर्ड जो है यहाँ पर रैपिड तरीके से ग्रो होते हैं। स्कूग और थाइमन के द्वारा 1948 में इस कंसेप्ट के बारे में बताया गया था। ये भी महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है। अक्सर अगर हम बात करें जैसे ASRB हो गया, ICR के अदर एग्जामिनेशन हो गए, या जो जनरल हमारे डिफरेंट एग्जामिनेशन होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अक्सर ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। और साइंटिस्ट रिलेटेड तो मैक्सिमम आपके ASRB और ICAR के क्वेश्चंस में यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ध्यान देना है, महत्वपूर्ण ये रहता है। एपिकल बर्ड में ये प्रोड्यूस होता है और लेटरल बर्ड को ये सप्रेस करता है। रूट इनिशिएशन में इसका रोल रहता है, यानी कि लो कंसेंट्रेशन में अगर देखा जाए तो ये रूट की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लो कंसेंट्रेशन इसकी यहाँ पर काफी है कि ये रूट को तैयार करे। हाइयर कंसेंट्रेशन जो है रूट की इनिबिशन कर देती है, ये भी ध्यान देना है। लोअर कंसेंट्रेशन में रूट को प्रमोट करेगा, हाइयर कंसेंट्रेशन में जो है रूट की ही ग्रोथ को ये क्या कर देता है? रोक देता है। साथ ही साथ देखा जाए तो जो लेटरल रूट्स बनती हैं, एक होती है हमारे पास प्राइमरी रूट। ठीक है, ऐसे प्राइमरी रूट मेन रूट होगी, उसके बाद उसमें सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं। तो यही जो रूट्स होती हैं आपकी, इसमें और ज्यादा टर्शरी रूट्स होंगी, तो ये लेटरल रूट्स कहलाती हैं। रूट हेयर्स वगैरह, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करने का भी काम किसका है? ऑक्सिन का है। IBA जो है एक मोस्ट वाइडली यूज में लाए जाने वाला प्लांट हार्मोन है, जो सिंथेटिक तरीके से यहाँ पर तैयार किया गया, सिंथेटिक ऑक्सिन की कैटेगरी में आता है। और इसको स्टेम कटिंग की रूटिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, जैसे मैंने पहले आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, ऑक्सिन की अगर हम बात करें तो इसको जो है लेनोलिन पेस्ट के साथ में यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अप्लाई किसके साथ किया जाता है? लेनोलिन पेस्ट के साथ में इसको अप्लाई किया जाता है। इसके बाद आपने ध्यान देना यहाँ पर एब्सिशन की प्रिवेंशन में भी ये मदद करता है, यानी कि ये फलों को और पत्तियों को गिरने नहीं देता पौधे से। ऐसा नहीं कि जैसे ही पत्ती नहीं आई और वैसे ही वो गिर गई पौधे से, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ऑक्सिन जो है उसको संभाल करके रखता है। चाहे हम पत्तियों की बात करें, चाहे फूलों की बात करें या फलों की बात करें, वो हमेशा मेच्योरिटी के बाद, जब वो सेनिसेंस हो जाती है, जब पौधा जो है कमजोर हो जाता है, उसके बाद ही जो है लीफ फॉल होता है या फ्रूट फॉल होता है, फ्लावर फॉल होता है।
बट अगर हम यहाँ पर देखें जो होल्ड करके रखता है सही तरीके से वो कौन सा है यहाँ पर, वो है ऑक्सिन। इसके बाद पार्थेनोकार्पी, यानी कि हम आजकल के समय में देखते हैं बहुत सारे ऐसे फ्रूट वेजिटेबल होते हैं जिसके अंदर सीड नहीं पाए जाते हैं, तो वो जो सीडलेसनेस है उसे हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं टेक्निकल में। अगर पार्थेनोकार्पी की यहाँ पर देखा जाए तो सीडलेसनेस जो फ्रूट में पाई जाती है उसमें भी ऑक्सिन का रोल रहता है। ऑक्सिन की हाइयर कंसेंट्रेशन जो है सीड की फॉर्मेशन को कई बार इनहिबिट यहाँ पर कर देती है अलग अलग कंसेंट्रेशन में और अलग अलग फ्रूट स्पीशीज या अलग अलग वेराइटीज में। फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आपका पार्थेनोकार्पी कहलाता है और यहाँ पर ऑक्सिन का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन में भी जो है यहाँ पर ऑक्सीजन का रोल रहता है, ये श्वसन को बढ़ावा देने का काम करता है। ऑक्सीजन अपटेक पौधा इजीली कर पाए ये भी ऑक्सीजन जो है यहाँ पर करता है। और साथ ही साथ जो एनर्जी यूटिलाइजेशन होती है पौधे में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी यूटिलाइज होती है वो भी ऑक्सीजन की मदद जो वो भी ऑक्सीजन की मदद से यहाँ पर हो पाती है। इसके बाद कैलस फॉर्मेशन, यानी कि जब हम टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो दो मेजर हार्मोन टिश्यू कल्चर में ग्रोथ प्रमोशन का काम करते हैं, एक है ऑक्सिन, दूसरा है ऑक्सिन के साथ साइटोकाइनिन। दोनों हार्मोन को यहाँ पर प्रॉपर रेशो में अलग अलग मीडिया में यूज किया जाता है टिश्यू कल्चर में, ताकि जो बर्ड या सेल्स ग्रो की जा रही हैं, टिश्यूज ग्रो किए जा रहे हैं, वो नंबर ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में काम करेगा, ये सेल ग्रोथ और एलोंगेशन में काम करेगा। इस तरह से यहाँ पर प्रॉपर वे में टिश्यू कल्चर जो है परफॉर्म हो पाता है। वीड कंट्रोल में इसके डिफरेंट डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल में लाया जाता है, जैसे कि 2,4-D 24 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इसे हम कहते हैं, 2,4,5-T। इसकी अगर बात की जाए तो ये दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर हर्बिसाइड है। ब्रॉड लीफ हर्बिसाइड के रूप में ये जाने जाते हैं, इनकी जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने का ये काम करते हैं। तो इसका ये भी एक मेजर रोल यहाँ पर रहता है कि ये खरपतवार नाशी के रूप में भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं अगर इनको हाइयर कंसेंट्रेशन में। अब यहाँ पर 2,4-D को अगर हम लेस देन 20 ppm इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान देना है आपने, ये ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करेगा। बट जब हम इसको मोर देन 20 ppm इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है ग्रोथ को सीज करने का काम करेगा। तो इसलिए इसको 20 ppm से ज्यादा की कंसेंट्रेशन में एज अ हर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशी के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। साथ ही ब्रॉड लीफ वीड के लिए खास तौर पे ये एक सेलेक्टिव हर्बिसाइड होता है। सेलेक्टिव यानी कि जो हर एक तरह के घास को नहीं मारता, जो चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार होगा उसी को मारेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना आपने। फ्लावरिंग के लिए जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है, जनरली देखा जाए तो ये फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है, रोकता है। यानी कि अगर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन फ्लावरिंग के टाइम पे ज्यादा हो गई तो फ्लावरिंग उससे रुक जाएगी। बट अगर कुछ ऐसे फ्रूट हमारे पास रहते हैं, कुछ वेजिटेबल जैसे कि पाइनएप्पल, अनानास, अनानास में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन फ्लावरिंग के टाइम पे फ्लावरिंग को बढ़ा देती है। लेट्यूस में भी जो है यहाँ पर फ्लावरिंग को प्रमोट करने का काम करती है ऑक्सीजन की हाइयर कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल रहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ पाया जाता है, तो शूट एपेक्स में, कॉल्यूप्टाइल टिप में, यंग लीव्स में, रूट की टिप में, और डेवलपिंग जो एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं वहां पर हमें ये देखने को मिलता है। एक्सिलरी बर्ड क्या होते हैं, जनरली अगर देखा जाए तो इस तरह से जो है पौधे आपने देखेंगे प्लांट में, ये जो स्टेम निकल रहा होता है, नई स्टेम निकल रही है, इसके बाद यहाँ पर अगर लीफ यहाँ से एमर्ज हो रही है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर लीफ के ही पोर्शन में एक बर्ड देखने को मिलता है, इस तरह से एक बर्ड लगा होता है। तो इसी बर्ड को क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड जो है ये कहलाते हैं। ऑक्सिलरी बर्ड भी जो है हमें यहाँ पर अलग अलग पोर्शन पे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए, देखिए मोनोकॉट में अगर हम यहाँ पर बात करें, जो एक तरह से नैरो लीव्ड प्लांट्स हैं, मोनोकॉट हैं, सिंगल कॉटलिडन जिनके सीड में पाया जाता है, फाइब्रस रूट सिस्टम जिनमें पाया जाता है, रेशेदार जड़ें जिन प्लांट में रहती हैं उनमें ज्यादातर कॉलियोप्टाइल की टिप में ये पाया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें, गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, सभी में जो है ये कॉलियोप्टाइलर टिप में पाया जाता है। ठीक है, हाईएस्ट कंसेंट्रेशन में। इसके बाद डाइकॉट्स की जब भी हम दालों की बात करते हैं, यहाँ पर द्विबीज पत्तियों की बात करते हैं, तो ये शूट अपेक्स और जो नई आ रही पत्तियां हैं उसमें इसकी कंसेंट्रेशन जो है ज्यादा होती है। बायोसिंथेसिस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, तो ध्यान देना है कि इसका प्रिकर्सर जो होता है वो होता है ट्रिप्टोफैन। दो तरह के पाथवे से ये बनता है, एक में ट्रिप्टोफैन जो है इंडोल 3 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड में, और फाइनली फिर आईएए फॉर्म होता है। दूसरे पाथवे में ट्रिप्टोफैन जो है यहाँ पर ट्रिप्टामीन में कन्वर्ट होगा, इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड में, और उसके बाद जो है आईएए में। इस तरह से ऑक्सीजन की सिंथेसिस यहाँ पर होती है।
ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, ये जो मेजर कंपोनेंट है 2 से 3 कंपोनेंट यहाँ पर रहते हैं, इस पे जरूर आपने ध्यान देना, इंपॉर्टेंट रहता है। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, पोलर मूवमेंट जो है यहाँ पर ऑक्सीजन की होती है। यानी कि अगर स्टेम में हम बात करें तो स्टेम में जो है बेसिपिटल तरीके से जो है ये वर्क करेगा, यानी कि टिप वाले पोर्शन से नीचे वाले पोर्शन की ओर, ठीक है, ये प्लांट का टिप है, इस टिप वाले पोर्शन से जो है ये लोअर पोर्शन की ओर ट्रांसपोर्ट करना शुरू करेगा, ठीक है, टिप वाले पोर्शन में बनेगा, लोअर पोर्शन की ओर आना जो है ये शुरू करेगा, क्या कहलाता है आपका, ये बेसिपिटल मूवमेंट जो है ये कहलाती है। और अपेक्स से देखा जाए तो यहाँ पर जो है ये बेस में, अगर रूट वाले पोर्शन में हम यहाँ पर बात करें तो रूट वाला पोर्शन जो है धरती के निचली ओर है, तो रूट की टिप कहाँ के लिए हुई, निचली ओर के लिए, तो यहाँ से ये ऊपर की ओर यानी कि पौधे के बेस की ओर आना जो है ये शुरू करता है, तो इस तरह से इसकी मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के इनिबिटर कौन कौन से हैं ये भी ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से आपके, ठीक है, तो महत्वपूर्ण रहता है ये। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को इनिबिट करने वाले एक तो टीआईबी हो गया, हमने पहले भी इसके बारे में बात की, और एक एनपी हो गया, नेप्थेलेमिक एसिड जो एक तरह का रहता है, ये क्या करता है, ये भी जो है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को रोकने का काम करता है। अगर ऑक्सीजन की इनएक्टिवेशन की बात करें कि कैसे जो है ऑक्सीजन एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, पौधे में ये खत्म हो जाता है, या इनएक्टिवेट अगर हमें करना हो तो कैसे जो है हम इसको इनएक्टिवेट कर सकते हैं, इसको निष्क्रिय कर सकते हैं, या इसको समाप्त या खत्म कर सकते हैं, तो कैसे किया जा सकता है। तो देखिए आईएए ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है जो ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन के द्वारा डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है डिग्रेड हो जाएगा जब उस पे ऑक्सीडेज एंजाइम जो आईएए ऑक्सीडेज है वो एक्टिविटी करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन कर देगा। और साथ ही साथ यहाँ पर यूवी लाइट में, ये एक तरह से यूवी लाइट में अगर एक्सपोज होता है कोई भी प्लांट जिसमें ऑक्सीजन पाया जा रहा है तो वो जो है ऑक्सीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा। एक्सरेज जो होती है वो ऑक्सीजन को डिस्ट्रॉय कर देती है, गामा रेज ऑक्सीजन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और साथ ही साथ लाइट इंड्यूस्ड डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड फोटो ऑक्सीडेशन। जब हम लाइट्स यानी कि ये जो लाइट्स है यूवी लाइट है, ठीक है, एक्सरेज वगैरह, यानी कि जब रेडिएशन की यूज से हम ऑक्सीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं तो वो फोटो ऑक्सीडेशन यहाँ पर कहलाता है, वो ओवरऑल फिनोमिनन फोटो ऑक्सीडेशन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। अब हमने यहाँ पर देखिए कंप्लीटली ऑक्सीजन के बारे में जितनी भी जनरल चीजें होती है वो यहाँ पर हमने कंप्लीटली समझे, तो ध्यान देना है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास यहाँ पर हैं, एग्जाम पॉइंट्स हैं, वो हमने सारे सारे डिस्कस किए जहाँ से अक्सर जो है यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं। तो आपके जो भी एग्जाम हो, चाहे एएसआरबी हो या एएफओ हो, या इसके अलावा हम आईसीआर के अदर एग्जामिनेशन की बात करें, ठीक है, तो मैक्सिमम एग्जामिनेशन में जो है आपके इस तरह के क्वेश्चन ऑक्सीजन से यहाँ पर बन सकते हैं, और अक्सर बनते हैं ये क्वेश्चंस, साइंटिस्ट रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर हुए उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान देना है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहता है। देखिए स्टार्टिंग में जैसे हमने बात की थी यहाँ पर कि जो चार्ल्स डार्विन है उनके द्वारा एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उनके द्वारा कैनरी ग्रास पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो फोटोट्रोपिज्म उन्होंने वहां पर ढूंढा था। तो फोटोट्रोपिज्म इन्होंने क्या देखा कि जो प्लांट में ये हार्मोन पाए जा रहे हैं, तो प्लांट में जो हार्मोन पाए जा रहे हैं ये हार्मोन लाइट की ओर ज्यादा एक तरह से ग्रोथ करते हैं, क्योंकि टिप पोर्शन हमेशा लाइट की ओर ही क्यों बढ़ता है पौधे का, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन पाया जा रहा है। तो ये यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट चार्ल्स डार्विन के द्वारा अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जो टिप वाला पोर्शन है उसमें ऑक्सीजन पाया जा रहा है, और ऑक्सीजन की वजह से जो है लाइट की ओर पौधा क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो ये लाइट की ओर जो है क्या होते हैं, प्रमोट होते हैं, इनकी ग्रोथ जो है लाइट की ओर इसलिए होती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी, और कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको जरूर ये मदद देगी जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। तो जितने भी लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, पहली बार चैनल पे आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अपना कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में हम उनको समझेंगे, तो आप जो है बिल्कुल इस बारे में कमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो हार्मोन है हमारे पास, जिब्रेलिन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।